क्या तुम्हें पता है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो होती है वो बॉन्डिंग होती है? चाहे किसी से भी हो, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पेरेंट्स, किसी के साथ भी हो, वो बॉन्डिंग होती है। पर केमिकल की दुनिया में वो कहते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग, और इसका ना कई कई टाइप की बॉन्डिंग होती है, आयनिक, कोवैलेंट। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूँ डॉक्टर मेज द टाइम लॉर्ड, और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो ये होता क्या है? तो सबसे बड़े टॉपिक्स में से आते हैं कोलेस्ट्रॉल लुईस एंड ऑक्टेट। तो ऐसे समझो, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो अगर उसके पास एक्स्ट्रा होगा, किसी के पास कम होगा, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और एक बॉन्ड बनाएंगे। जैसे कि Na के पास Na के पास एक एक्स्ट्रा होता है, तो वो प्लस में रहेगा क्योंकि वो दानवीर है, और Cl के पास एक माइनस होता है तो वो माइनस में रहेगा। पर जब दोनों एक साथ आसपास आते हैं तो क्या होता है? हमें मिलता है NaCl। और इतना मतलब Na खुद में हाईली रिएक्टिव कह सकते हो, बहुत खतरनाक होता है। पर NaCl में क्या मिला? नमक। मतलब कंप्लीटली एकदम स्टेबल। क्यों? क्योंकि अब दोनों ने कंप्लीट कर लिया, एक ने दे दिया, दूसरे ने ले लिया, दैट्स इट। तो दोनों के पास कंप्लीट हो गया, अपने एक एक क्या कह सकते हैं, बैलेंस बैलेंस कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एकदम ऑक्टेट रूल बन गया, 8 है, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे बनता है बॉन्डिंग। पर देखो, सब लोग शेयर नहीं कर पाते। किसी के पास उतनी एनर्जी होती ही नहीं कि भेज पाए, किसी के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो ले पाए। मतलब रिसेप्टर भी नहीं है ना एक्सेप्टर है। सो उस बॉन्डिंग में होता है, वहां पे आता है एक तरीके से तुम कह सकते हो कम्युनिज्म, क्योंकि वहां पे शेयरिंग होती है। सो जैसे कि तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड सी सी, या फिर ओ ओ, या फिर एन, ये मैंने दो लाइंस क्या बनाई है? तुम अगर पूछोगे तो तुम्हें बहुत, तुम बहुत बुरे कंडीशन में हो इस वक्त नीच पे। पर अगर तुम्हें पहले से पता है, अच्छी बात है। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग भी होते हैं और इनको सेपरेट करना थोड़ा सा कठिन होता है। पर हाँ, आयनिक बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है क्योंकि वो एक एक पैसे होते हैं, एकदम हाईली स्टेबल होते हैं। अब तुम नमक से वापस से तो सोडियम वो नहीं बना सकते ना, क्या कहते हैं, वापस से क्लोरीन और नमक। मैं मीन अगर केमिकल कंडीशन करो तो तुम कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में तुम नहीं कर सकते हो। तो बस यही बात है। अब हम पढ़ेंगे लुईस लॉज। अब लुईस जो बताता है, हमें ये बताता है कि देखो, कोई भी अगर तुम्हें मिला है, अगर मेरे जैसे बासी हो तो पहले चेक करो उसमें बैलेंस बॉन्ड कितने हैं। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाओ या फिर स्केलेटन बनाओ, उसके बाद उसको लिखो, काउंट करो और लिख लो। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं लिखूं CO2, तो इसके अंदर तो बैलेंस, इसको डबल बॉन्ड चाहिए, इसको सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो कैसे होगा? तो ऐसे समझो, OCO, ऐसे करके, और इस तरीके से तुम्हारा बन जाएगा इजीली। तो तुम्हारा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक साथ हो गया, दोनों खुश है, दोनों मजे में, दैट्स इट। पर इसके बाद आता है तुम्हारा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? ये रहा, Fc=V - L अपॉन -1/2B। यहाँ पे V वैलेंस है, यहाँ पे ये लोन पेयर और ये बॉन्डिंग है। वैलेंस माइनस ई से आएगा, लोन पेयर ऐसे करके। तो अगर आइडियल स्ट्रक्चर होगा तो उसका फॉर्मल चार्ज उतना ही कम होगा, अगर आइडियल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो उसका फॉर्मल चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। दैट्स इट। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं लिमिटेशंस की तरफ, कि ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस क्या होती है। अब ऐसा समझो कि जो तुम्हारा ऑक्टेट जो होता है वो एक कब परमानेंट यूनिवर्स की स्पीड नहीं, जैसे यूनिवर्स की स्पीड एक एक जगह पे स्टॉप है, उसके आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो। मे भी हो सकता है कि हम आज तक ना जा पाए हो, वो तो बात की बात है क्योंकि साइंस चेंज हो सकती है। पर अभी के लिए यूनिवर्स की स्पीड एक कांस्टेंट है, हमारे लिए सेम है कि हाँ, यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे है। सो वैसे ही ऑक्टेट रूल में ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ पे हमारा आता है BF3, जहाँ पे इसके सेंट्रल आता है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। एक आता है SF6, जहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है और इसमें और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो कम एक तरीके से ये बोलना कि कंप्लीटली एकदम गाइडलाइन है, गलत होगा। पर अब आता है लैटिस एंथैल्पी और आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मैंने अभी बताया कि Na में एक इलेक्ट्रॉन और ये डोनेट करेगा और ये रिसीव करेगा, दोनों बना के बनेंगे आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड ऐसे समझ सकते हो, जितनी ज्यादा मतलब उसमें न्यूक्लियाइज में या फिर न्यूक्लियाई में जितनी ज्यादा डिस्टेंस कम होगी, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब ये रहा हमारा लैटिस एंथैल्पी का फॉर्मूला, लैटिस सैंपलिंग प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है। पर अब आते हैं बॉन्ड के बाद। सबसे पहले बताया कि कैसा है कि बॉन्ड डिपेंड करता है स्ट्रॉन्गनेस, कि कौन सबके पास है।
मतलब अगर ये देखो न्यूक्लियाई अगर इसके पास है और ये अगर इसके पास है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ना कि ये स्ट्रांग होगा। बस इसलिए जो ट्रिपल पेयर होते हैं वो वीक होते हैं डबल से, और जो डबल वाले होते हैं वो वीक होते हैं सिंगल से। और इसलिए सिंगल वालों को कोवैलेंट बॉन्ड्स को हटाना बहुत हार्ड होता है, पर डबल वालों को दबाना थोड़ा हार्ड, और ट्रिपल वालों को दबाना तो एकदम ईज़ी, मतलब निकलो। क्यों? क्योंकि 3 लोग हैं, उनको ईज़िली तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, पर एक को ईज़िली नहीं कर सकते। ऐसे समझ लो। सो अब आते हैं बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल्स भी होते हैं, जैसे S2 का है 104.5 और NH3 का है 107। सो 104.5 डिग्री एंड NH3 का है 107। और हाँ, दैट्स इट। अब आता है बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एंथैल्पी क्या कहता है कि देखो जितनी ज़्यादा एनर्जी तुम्हें ज़्यादा लगेगी उसको तोड़ने में, मतलब वो उतना ज़्यादा स्टेबल है और उतनी ज़्यादा तो उसको तोड़ने में दिक्कत होगी। सिंपल सी बात है, अगर एंथैल्पी ज़्यादा है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी है, और ज़्यादा स्टेबिलिटी है तो तुम्हें उसको तोड़ने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। दैट्स इट। अब आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में क्या कहते हैं, ये अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हुआ तो लेंथ कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ तो लेंथ ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी भी कम होगी। दैट्स इट। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंथैल्पी खत्म होती है। अब आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत कठिन चैप्टर में से एक, मतलब टॉपिक में से एक है, पर इसको इजी समझ लो। एक सिंगल स्ट्रक्चर कई बार इनफ नहीं होता है, उसको चाहिए अलग अलग स्ट्रक्चर, जैसे कि O3। O3 के अगर अलग अलग स्ट्रक्चर चाहिए हो तो मैंने इसको अब स्प्लैश कर दिया है। सो तुम यहाँ से देख के पढ़ सकते हो। अब फ्लैश खत्म हो गया होगा। सो ये रहा। अब इसके बाद आता है तुम्हारा पोलैरिटी। अब पोलैरिटी अगर पोलर होगा तो डाइपोल इसके अंदर न्यू इक्वल्स टू 0, या यू कह सकते हो, मैं इसको यू कहता हूँ। नॉन पोलर होगा तो नो डाइपोल होंगे और इसके अंदर कोई डाइपोल नहीं होंगे और यू इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ पे नॉन जीरो होगा, मतलब इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। इसका जो यूनिट होती है वो होती है डी बाय या डाई बाय। डी बाय में बोलता हूँ, डी ई बी वाई, डी ई बी वाई ई, डी बाय। तो हाँ, डी बाय। तो ये होती है। अब आता है वेस्पर थ्योरी। सबसे मजेदार थ्योरी है क्योंकि थोड़ा कठिन है, थोड़ा चैलेंजिंग है, पर इजी है, तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है कि ये जो वेस्पर थ्योरी ये बताती है कि जो एटम्स होते हैं ये इनको पर्सनल स्पेस बहुत पसंद है, एकदम मेरी तरह। सो इसलिए जब कोई बॉन्ड बनता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है। इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एलपी एलपी से एलपी सिंगल बॉल एलपी ज्यादा है एलपी सिंगल बॉल बीपी से, और बीपी सिंगल बॉल बीपी सबसे छोटा कह सकते हो। अब इसके अंदर भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि अगर 2 पेयर बने तो लीनियर होगा, 3 पेयर बने तो ट्राइगोनल प्लानर हुआ, और 4 पेयर हुआ तो टेट्राहेड्रल हुआ। अब ये चीज होती है कि हम डिसाइड कर सकते हैं स्ट्रक्चर को देख के, रिपल्शन को देख के, ज्योमेट्री को देख के। दैट्स इट। इसके आगे तुम इसको डिटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे बुक्स में भी ये लिखा हुआ है और तुम्हें नीट करने में पूछा जाएगा तो तुम्हें यही लिखना है। इसके आगे की चीजें हो सकती है नहीं हो, वो मैं नहीं बताने वाला, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे लिए इतना ही काम आएगा। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक, जो कि है वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड का बहुत बढ़िया टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर में तुम यही तो पढ़ रहे हो, वैलेंस शेल भरना है कैसे, तो बस अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं वैलेंस थ्योरी। सबसे पहले आता है ऑर्बिटल ओवरलैप। ये सब क्वांटम थ्योरी करना चाहता है। सबसे पहले 2 टाइप के ऑर्बिटल ओवरलैप कहते हैं कि जब दोनों मिलेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनेगा। बढ़िया बात है, बस इसमें 2 टाइप्स होते हैं, पाई एंड सिग्मा। सिग्मा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, पाई वीक है। सिग्मा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि 2 ऑर्बिटल एक साथ ऐसे ओवरलैप करते हैं, पर पाई वाला साइडवेज में ओवरलैप करता है और इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। अच्छी बात है। पर अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मुझे पूरा बोर्ड ड्रॉप कर दो जिससे कि मैं आराम से साफ लिख पाऊँ। बाय द वे, जब मैंने पहले बताया था कि कैसे है कि सिग्मा अपॉन बेर बनता है, तो देखो सिंगल में बनता है एक सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, पर ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई होता है। और इसलिए मैंने जब बताया था कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, बस इतना। अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि जब बॉन्ड्स ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो अलग अलग ज्योमेट्री बनाता है। sp बनेगा तुम्हारा लीनियर और होगा 180 डिग्री। sp स्क्वायर बनेगा ट्राइप्लेनर 120 डिग्री। sp3 होगा टेट्राहेड्रल
109.5, पर यहाँ पे जब से डी वाले अनलॉक होने शुरू होते हैं तब ऐसे होता है sp3d हमें मिलेगा PCl5 और टेट्राहेड्रल बाई पिरामिडल sp3d2 हमें मिलेगा SF6, ये केमिकल नेम है PCl5 SF6 और ये होगा ऑक्टाहेड्रल और ऐसी ज्योमेट्री अनलॉक होती जाती है। अगर वो सब पढ़ना है तो वो मैं शायद अलग वीडियो बना सकता हूँ अगर तुम लोग रिक्वेस्ट करोगे, पर इस वीडियो में नहीं, ये सिर्फ फास्ट रिविजन होने वाला है। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वाह वाह क्या नाम है। अब हम वो पढ़ेंगे, मेरी तो बहुत ईजी है, अपना बताओ। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये क्या कहता है? LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बढ़िया है। तो इसमें होता क्या है? कंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग एमओ लोएस्ट एनर्जी, डिकंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग एमओ एंटी बॉन्डिंग एमओ हाई एनर्जी, वाह वाह बढ़िया बात है, सिंपल सा। ये बॉन्डिंग ऑर्डर में एमओ क्या आ गया? इसका फॉर्मूला अभी भी सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसमें कंसेप्शन मत रखना। पर अभी भी नीट का एक फेवरेट सवाल है कि जो O2 होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, या फिर O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं पहले से बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाला टॉपिक है। मैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? ऐसे, यहाँ से हमें जो कि है UE और APE, जो UE होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे हाई मतलब ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड है, इसको चाहिए। लेकिन जब पेयर होता है तो ये कहता है कि ना मुझे नहीं चाहिए, मैं रिपेयर करूंगा, और इसलिए मैंने जो बताया था वो वहां पे कॉन्टेक्स्ट में फिट होता है। अब आता है हमारा क्या था वो, इसको हम आगे पढ़ते हैं, बोर्ड को मुझे रब करने दो जैसे कि मैं पूरा फिर से लिख पाऊं। सो या अब आता है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है क्या है? ये देखो, H2 स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। He2 अनस्टेबल क्यों है? क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसलिए वो अनस्टेबल है। अब आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक टॉपिक, वीक कह सकते हो, पर काफी पावरफुल है। इसके अंदर 2 आते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का H2 NH3, मतलब ऐसी बॉन्डिंग जो तुमने देखे हैं वो होते हैं। वो इंटरमॉलिक्यूलर जैसे कि O नाइट्रोफिनॉल, यही वो रीजन है कि हमारा वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट है और डीएनए स्ट्रक्चर्स है। सो या दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। और आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो, लेक्चर समझ में आ गया कि फास्ट फ्यूजन कंटेंट था। सो मैं इसके अंदर ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, पर हाँ अगर तुमने पहले से पढ़ा है तो माइंड ईजी होगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना वरना मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।